हमारे पास आज चर्चा के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सामग्री है। ये द एडवेंचर्स ऑफ गोलू और भोलू की जादुई साइकिल नाम की कहानी के कुछ अंश हैं। अब पहली नजर में ये एक बच्चों की कहानी लग सकती है, लेकिन हमारा मकसद इसे सिर्फ सुनाना नहीं है। हम इसका इस्तेमाल एक तरह से एक केस स्टडी की तरह करेंगे, ये समझने के लिए कि कैसे साधारण कहानियां भी हमें इंसानी बर्ताव, मनोविज्ञान और यहाँ तक कि दर्शन के बारे में गहरे सबक सिखा सकती हैं। बिल्कुल। अक्सर सबसे जो जटिल विचार होते हैं वो सबसे सरल पैकेजों में छिपे होते हैं। ये कहानी दोस्ती और रोमांच के बारे में तो है ही, लेकिन अगर हम इसकी परतों को खोलें तो हमें इसमें किरदारों के कुछ क्लासिक आर्केटाइप्स मिलेंगे, समस्या समाधान के अलग अलग तरीके और मूल्य या खजाने की जो बदलती परिभाषा है जैसे विषय भी मिलेंगे। तो चलिए इस कहानी को थोड़ा खोल कर देखते हैं। गांव के दो दोस्त हैं, गोलू और भोलू। कहानी उन्हें बहुत सीधे तौर पर पेश करती है। गोलू जो चालाक और तेज तर्रार है और भोलू जो भोला भाला और सीधा साधा है। ये जोड़ी हमें अक्सर कहानियों में क्यों दिखती है, एक चालाक और एक भोला? ये एक क्लासिक नैरेटिव टूल है जिसे फॉयल कैरेक्टर्स कहते हैं, यानी दो ऐसे किरदार जिनके गुण एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हों ताकि दोनों के व्यक्तित्व और ज्यादा उभर के सामने आए, है ना। गोलू की चतुराई भोलू की सादगी के सामने और चमकती है और भोलू की सादगी गोलू की तेजी के सामने। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि ये जोड़ी हमें दिखाती है कि दुनिया को देखने के दो अलग अलग नजरिए हैं। गोलू चीजों में संभावना देखता है जबकि भोलू वास्तविकता, और अक्सर असली जादू इन दोनों के मिलने से ही पैदा होता है। और ये हमें कहानी की शुरुआत में ही दिख जाता है। दोनों को एक कबाड़ खाने में एक जंग लगी पुरानी साइकिल मिलती है। भोलू उसे बाबा आदम के जमाने की चीज कहकर एक तरह से नजरअंदाज कर देता है। उसके लिए वो सिर्फ कबाड़ है, लेकिन गोलू को उसको उसमें कुछ खास नजर आता है। तो ये क्या सिर्फ पारखी नजर का मामला है, ये कुछ और भी है? ये परसेप्शन यानी धारणा का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। मनोविज्ञान में एक कॉन्सेप्ट है फंक्शनल फिक्सेशन। फंक्शनल फिक्सेशन, हाँ, जहां हम किसी चीज को सिर्फ उसके तयशुदा काम के लिए ही देख पाते हैं। भोलू के लिए साइकिल सिर्फ चलाने की चीज है और ये साइकिल जाहिर है उस लायक नहीं है। लेकिन गोलू इस फंक्शनल फिक्सेशन से आगे निकल जाता है। वो सिर्फ ये नहीं देख रहा कि साइकिल क्या है, बल्कि ये देख रहा है कि वो क्या बन सकती है। और यही सोच देखा जाए तो अन्वेषकों और कलाकारों की पहचान होती है। और फिर वो उस संभावना पर काम करना शुरू करते हैं। दोनों मिलकर साइकिल की मरम्मत करते हैं, तेल लगाना, जंग हटाना, पेंट करना, और मेहनत के बाद कहानी कहती है कि साइकिल में एक अजीब सी चमक आ जाती है। ये चमक क्या सिर्फ नए पेंट की थी या कुछ और? मुझे नहीं लगता। कहानी में ये चमक एक प्रतीक है, एक सिंबल। ये इस बात का प्रतीक है कि जब हम किसी चीज में मेहनत, ध्यान और विश्वास डालते हैं तो वो चीज साधारण से असाधारण बन जाती है। वो साइकिल अब सिर्फ लोहे का एक ढांचा नहीं रही, वो उनके साझा प्रयास और उम्मीद का नतीजा है। और यहीं से आप देखें जादू की जमीन तैयार होती है। और फिर वो पल आता है जब जादू हकीकत बन जाता है। गोलू पहला पैडल मारता है और साइकिल जमीन छोड़कर हवा में उड़ने लगती है। गोलू चिल्लाता है, भोलू हम उड़ रहे हैं। यहाँ कहानी एक साधारण गांव की कहानी से निकलकर एक फैंटेसी की दुनिया में चली जाती है। बिल्कुल, ये कहानी का इंसाइटिंग इंसिडेंट है, वो मोड़ जो किरदारों को उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से निकालकर एक नए अनदेखे सफर पर भेज देता है। साइकिल का उड़ना सिर्फ एक जादुई घटना नहीं है, ये उनकी मेहनत का फल है जिसने सीमाओं को तोड़ दिया है। ये एक शक्तिशाली संदेश है कि सही इरादे और मेहनत से असंभव भी संभव हो सकता है। अब यह साइकिल सिर्फ एक वाहन नहीं है, बल्कि उनकी कल्पना और आजादी का प्रतीक बन जाती है। और इसी आजादी के साथ एक मकसद भी आता है। उड़ते हुए उन्हें एक नक्शा मिलता है जिस पर लिखा था गुम हुआ खजाना, मीठा पर्वत की रहस्यमयी गुफा में। अब उनके पास एक लक्ष्य है, एक मिशन है, लेकिन रास्ते में उन्हें कुछ दिलचस्प बाधाएं मिलती हैं। पहली बाधा एक शरारती तोता है जो उनकी साइकिल की घंटी चुरा लेता है और बदले में एक मीठा आम मांगता है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। खजाने की खोज के बड़े लक्ष्य के बीच ये एक छोटी सी साइड क्वेस्ट है, लेकिन ये सिर्फ कहानी को लंबा करने के लिए नहीं है। ये उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का पहला टेस्ट है।
और ये टेस्ट ताकत का नहीं बल्कि समझ और क्या कहते हैं मोल भाव का है। तोता कहता है की पहले मुझे एक मीठा आम खिलाओ, फिर मिलेगी घंटी। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, एक सौदा है। एक डील है। हाँ, एक डील। ये सिखाता है कि हर समस्या का समाधान बल से नहीं होता। और इस सौदे को पूरा करने की कोशिश में भोलू मधुमक्खी के छत्ते में जा गिरता है। इसके बाद एक मजेदार भाग दौड़ का सीन है जिसे देखकर गोलू हंसते हंसते लोटपोट हो जाता है। यह हास्य का पल, क्या ये सिर्फ मनोरंजन के लिए है? मनोरंजन तो है ही, लेकिन ये उनकी दोस्ती के रिश्ते को भी मजबूत करता है। साथ में हंसना, खासकर मुश्किल समय में, एक बहुत मजबूत बॉन्डिंग टूल है। गोलू का हंसना भोलू की बेइज्जती करना नहीं है, बल्कि उस बेतुकी स्थिति पर एक साझा प्रतिक्रिया है। ये दिखाता है कि उनका रिश्ता इतना सहज है कि वे एक दूसरे की छोटी मोटी गलतियों पर हंस सकते हैं। सही बात है। ये पल उनकी यात्रा को और यादगार बनाता है। ठीक है, तो पहली बाधा थी मोल भाव की। अगली बाधा एक सूखे रेगिस्तान में आती है जहां उनकी साइकिल का टायर पंक्चर हो जाता है। यहाँ स्थिति बिल्कुल अलग है। कोई तोता नहीं है जिससे बात की जा सके। ये एक तकनीकी समस्या है। और यहीं पर भोलू का किरदार चमकता है। अब तक गोलू जो चालाक है वो नेतृत्व कर रहा था, लेकिन इस तकनीकी समस्या का समाधान गोलू के पास नहीं है। तब भोलू, जिसे हम भोला समझ रहे थे, अपनी जेब से गुब्बारा निकालता है। ये एक अप्रत्याशित समाधान है ना, इसे लैटरल थिंकिंग कहते हैं। यानी किसी समस्या को पारंपरिक तरीके से नहीं बल्कि एक बिल्कुल नए और रचनात्मक नजरिए से देखना। तो इसका मतलब क्या कहानी हमें ये बता रही है कि अलग अलग तरह की समस्याओं के लिए अलग अलग तरह की बुद्धिमत्ता की जरूरत होती है? बिल्कुल। तोते वाली समस्या के लिए गोलू की सामाजिक चतुराई काम आई, लेकिन रेगिस्तान में जहां नियम और तर्क काम नहीं कर रहे थे, वहां भोलू की रचनात्मक आउट ऑफ द बॉक्स सोच काम आई। गुब्बारे को टायर में फिट करने का जुगाड़, हाँ। वो इस बात का प्रतीक है कि जिसे हम भोलापन या बचपना समझते हैं, अक्सर उसी में सबसे अनोखे समाधान छिपे होते हैं। कहानी यहाँ स्मार्ट होने की हमारी पारंपरिक परिभाषा को चुनौती देती है। और वो फिर से उड़ने लगते हैं, भले ही वो उड़ते हुए जोकर की तरह लग रहे थे। ये दिखाता है कि समाधान हमेशा सुंदर या परफेक्ट नहीं होता। जरूरी ये है कि वो काम करे। आखिरकार वे मीठा पर्वत पहुंचते हैं और उन्हें वो रहस्यमयी गुफा मिल जाती है। अंदर एक धूल भरा डिब्बा रखा है। यहाँ उम्मीदें अपने चरम पर हैं। बिल्कुल। कहानीकार यहाँ बहुत चतुराई से एक्सपेक्टेशन यानी उम्मीद का मनोविज्ञान इस्तेमाल कर रहा है। खजाने की कहानियों में हमेशा सोना, चांदी, हीरे जवाहरात होते हैं। हमारा दिमाग भी यही उम्मीद करने के लिए एक तरह से प्रोग्राम हो चुका है। कहानी हमें उस क्लाइमैक्स की ओर ले जा रही है जिसका हम सदियों से कहानियों में इंतजार करते आए हैं। लेकिन जब गोलू डिब्बा खोलता है तो कहानी हमारी सारी उम्मीदों को तोड़ देती है। अंदर से सिर्फ एक कागज का टुकड़ा निकलता है। भोलू निराश होकर कहता है, ये क्या गोलू, कोई सोना चांदी नहीं, बस एक कागज। ये एक तरह का एंटी क्लाइमैक्स है। हाँ, और ये जानबूझकर किया गया है। ये कहानी का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। यहाँ कहानी हमसे एक गहरा सवाल पूछ रही है, खजाना असल में होता क्या है? उस कागज पर लिखा था, सबसे बड़ा खजाना ज्ञान और दोस्ती है जो तुम दोनों के पास पहले से है। ये संदेश कहानी को एक भौतिक खोज से एक दार्शनिक खोज में बदल देता है। पहले तो दोनों निराश होते हैं, लेकिन फिर हंसने लगते हैं। भोलू कहता है, अरे यार, ये तो हमारा ही मजाक उड़ा गया। ये प्रतिक्रिया बहुत दिलचस्प है। वे गुस्सा नहीं होते, निराश होके बैठ नहीं जाते, बल्कि हंसते हैं। उनकी हंसी इस बात का संकेत है कि उन्होंने संदेश का असली मतलब समझ लिया है। ये मनोविज्ञान में अराइवल फैलेसी नाम की एक अवधारणा से जुड़ता है। अराइवल फैलेसी? हाँ, ये एक गलत धारणा है कि किसी बड़े लक्ष्य को, जैसे कि खजाना पाना या प्रमोशन मिलना, उसको हासिल करने के बाद हमें हमेशा के लिए खुशी मिल जाएगी। लेकिन असली खुशी अक्सर उस लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में, उस सफर में मिलती है। गोलू और भोलू को यह एहसास होता है कि असली मजा सोने चांदी में नहीं था, बल्कि तोते से बात करने में, मधुमक्खियों से भागने में और गुब्बारे से टायर ठीक करने में था। तो गोलू का अंतिम संवाद, ये जादुई साइकिल और हमारी दोस्ती ही तो सबसे बड़ा खजाना है, और इन सारी रोमांचक और मजेदार यात्राओं का अनुभव वो भी अनमोल है। ये सिर्फ एक नैतिक सीख नहीं है, बल्कि एक गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई की स्वीकृति है। निश्चित रूप से कहानी ये तर्क दे रही है कि मूल्यवान चीजें दो तरह की होती हैं, बाहरी जैसे सोना चांदी, एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, और आंतरिक
यानी इंट्रिंसिक, जैसे अनुभव, ज्ञान और रिश्ते। हमारी दुनिया अक्सर बाहरी चीजों पर ज्यादा जोर देती है, लेकिन ये कहानी हमें याद दिलाती है कि असली और स्थायी संतुष्टि वो आंतरिक खजानों से मिलती है। गोलू और भोलू बिना किसी सोने के गांव लौटते हैं, लेकिन वे उस सफर से ज्यादा अमीर होकर लौटते हैं, अनुभवों से, यादों से और एक मजबूत दोस्ती से। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये कहानी सिर्फ गोलू भोलू के रोमांच की नहीं है। ये कहानी है अलग अलग तरह की बुद्धिमत्ता की, सही। छिपी हुई संभावनाओं को पहचानने की, और सबसे बढ़कर खजाने या मूल्य की हमारी अपनी परिभाषा पर सवाल उठाने की। सही कहा। यह हमें सिखाती है कि जीवन एक मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है, और उस सफर में मिलने वाले अनुभव और रिश्ते ही हमारी असली दौलत हैं। भौतिक खजाने तो आ जा सकते हैं, लेकिन साथ में बिताए गए पलों की यादें और उनसे सीखा गया सबक हमेशा हमारे साथ रहता है। अंत में हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। इस कहानी ने खजाने की परिभाषा को भौतिक वस्तुओं से हटाकर अनुभवों और रिश्तों पर केंद्रित कर दिया है। तो सवाल ये नहीं है कि अगर किसी के पास जादुई साइकिल होती तो वो कहाँ जाते। सवाल ये है कि अपनी यात्रा में किस तरह का खजाना खोजना पसंद करते। कोई नया हुनर, कोई अविस्मरणीय अनुभव, या किसी रिश्ते को और गहरा बनाने का मौका, और उस खोज पर अपने साथ किसे ले जाते।